हेलो एवरीवन, हम लोग ने बात किया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से। इसकी दो कैटेगरी, कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी। दो फॉर्म में आपको रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। इकोनॉमी को रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो फॉर्म में, कमांड है, सोशलिस्ट या फिर मिक्स इकोनॉमी। सबसे पहले आते हैं कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। कमांड मतलब कंट्रोल होना, मतलब किसी के द्वारा संचालित होना, है ना। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है वो किसी गवर्नमेंट या किसी सिस्टम के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल होती है। यहाँ पे आपको कोई भी कंपटीशन वगैरह नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चॉइस मिलती है, उसी चॉइस के साथ आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। Under this system, the resource of production are completely under government control regulation. The functioning of these economies is based on control planning. तो वही चीज है, यहाँ पर फुल्ली ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, रिसोर्सेज एलोकेशन इज इनएफिशिएंट एंड कंज्यूमर हैव वेरी लिटिल चॉइस। और इसमें कंपटीशन ना होने की वजह से कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है। Communist or socialist countries such as former USSR and North Korea exhibit such type of economical system। ये सिस्टम आपको किन देशों में देखने को मिलेगा? जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहां पर, जैसे आपका यूएसएसआर हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये वर्ड सोशलिस्ट है इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कमांड तो समझ में आ गया कि कंट्रोल्ड, लेकिन सोशलिस्ट का मतलब क्या है इसको समझते हैं। सोशल इकोनॉमी जो है, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय कलेक्टिव यूनिट। मतलब कुछ कलेक्टिव यूनिट में सारा प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, और कम्युनिटी टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द ह्यूमन नीड इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर ये ह्यूमन नीड को कंप्लीट करने की या पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना कि प्रॉफिट जनरेट करने की, इसे याद रखिएगा। और यही ये सोशलिस्ट वर्ड बना है सोशलिज्म से, और सोशलिज्म टेंड टू फेवर कोऑपरेशन वेयर एज कैपिटलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन। तो जहां पर सोशलिस्ट या सोशलिज्म वर्ड होगा वहां पर कोऑपरेट करने की बात होगी, कंपटीशन की बात नहीं होगी, है ना। भैया कोऑपरेट करिए। लेकिन जहां पर आपका कैपिटलिज्म होगा वहां पर आपको परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा। अ फॉर्म ऑफ सोशलिज्म कॉल्ड कम्युनिज्म sprang up based on the writing of Karl Marx, Friedrich Engels. Communism advocate the class struggle and revolution to establish a society of cooperation with strong government control. Communism predominated in the former Soviet Union, much of Eastern Europe during the Cold War era. यहाँ पर जो सोशलिज्म की वर्ड है वो कॉपरेशन पे बेस्ड है कि भैया कॉपरेट करो, प्रॉफिट नहीं कमाओ। और जो कम्युनिस्ट है वो कंपटीशन और प्रॉफिट दोनों पे काम करते हैं। इसीलिए ये सोशलिज्म वर्ड बहुत बड़ा है और वहीं से बना है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये याद रखिएगा, है ना। सोशलिज्म टेंड इन द फेवर ऑफ कॉपरेशन वेयर कैपिटलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन। ठीक है, सोशलिज्म को आप कम्युनिज्म के रूप में भी जान सकते हैं, और कार्ल मैक्स, फ्रेडरिक एंगल्स इसकी बहुत वकालत कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप में इस तरह की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कोल्ड वॉर के टाइम ज्यादा हुआ, ये याद रखिएगा। तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं होती है, वो कॉपरेशन के बेस पर चलती है। चलिए, ये तो बात हो गई। चाइना, क्यूबा, currently it is predominated in China and Cuba, but its influence has reduced owing the disintegration of Soviet Union। और ये ज्यादातर चाइना और क्यूबा में आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कुछ ही देश ऐसे दुनिया के हैं जो इस तरह की इकोनॉमी को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें चाइना और क्यूबा का नाम आता है। फिर आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा पेपर में आती है। इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वह होती है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप बराबर से होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा है
या प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती, लेकिन यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें बराबर चल रही, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का बराबर से है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी होते हैं, ये याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। हियर द गवर्नमेंट इज डिसीजन मेकर फॉर पब्लिक सेक्टर एंड इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रीज मेक डिसीजन फॉर प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज मिलकर सिस्टम को चलाती हैं। इट इज बेसिकली इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इकोनॉमी इज इंडिया, रशिया, यूके, है ना। तो यूके में, इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट की मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर पब्लिक सेक्टर्स भी है, प्राइवेट सेक्टर भी। इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो मिक्स इकोनॉमी इंडिया में मिलेगी। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अलग अलग देशों को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर सच एज पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश को हम डेवलप है कि डेवलपिंग है, उसको किस आधार पर कर सकते हैं? किसी देश की इकोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो चार चीजें हैं। पर कैपिटा इनकम, मतलब वहां पर व्यक्ति की क्या इनकम है। दूसरी चीज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पर इंडस्ट्रीज की क्या लेवल है, कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मीडियम है, किस तरह का है। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या उनको पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है या सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहां पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, ट्रांसपोर्ट के सारे मीडियम है, वो डेवलप है कि नहीं है। इन चार चीजों के बेसिस पर किसी भी देश की इकोनॉमी को आप डेवलप बता सकते हो कि वो किस तरह की है। ठीक है, द कंट्री हैज बीन क्लासिफाइड एज अ डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप और लीस्ट डेवलप कंट्री। इन चार चीजों के आधार पर किसी कंट्री को डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप कंट्रीज कह सकते हैं, है ना। इन्हीं चार चीजों के स्टैंडर्ड पे, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात आती है डेवलप कंट्री। किन देशों को आप डेवलप कंट्री बोलेंगे? डेवलप कंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? तो चार चीजों पे करते हैं। पहली चीज, द इकोनॉमीज विच एंजॉय हाई लेवल पर कैपिटा इनकम एंड हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आर कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज वो होती है जहां पर लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है और लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है। वो कंट्रियां क्या कहलाती हैं? डेवलप कंट्री, है ना। डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल है यूएसए, है ना। इसके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे यूएसए, कनाडा, जापान एक्सेट्रा। ये डेवलप कंट्री, इसमें पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है और लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है ना। जहां पर भी ये दोनों चीजें आपको मिलेगा वो डेवलप कंट्रीज होंगी। ठीक, दूसरी चीज, डेवलप कंट्रीज हैव अ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर with higher exploitation of resources along with technological advancement। और जितने भी डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी एक पहचान है कि वहां पर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो होता है वो अपने पीक पर होता है और रिसोर्सेज का एकदम भरपूर तरीके से क्या किया जाता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको पूरी तरह से यूज किया जाता है, उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है ना। तो यही बता रहा है कि किसी भी डेवलप कंट्री में क्या होता है? इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो होते हैं प्रीडोमिनेंस होते हैं, है ना, डोमिनेट कर रहे होते हैं। और हायर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप रिसोर्सेज को पूरी तरह से निचोड़ के बाहर निकाल रहे हो, है ना। ये सारी चीजें डेवलप कंट्री की बात होती है। डेवलप कंट्री मतलब आपका इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा होना। They also have high rank in Human Development Index released by World Bank।
वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स रिलीज करता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वो इस इंडेक्स में ऊपर होती है, टॉप रैंक पर होती है, याद रखिएगा। जिस भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा डेवलप कंट्री है, ठीक है। अ कंट्रीज डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इज इवेल्युएट ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और GDP। और किसी भी देश का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम, कि पर व्यक्ति की आय वहां पर कितनी है ना। लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पर औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लोगों को खाने पीने के लिए प्रॉपर चीजें मिल रही हैं या बेसिक चीजों के लिए भी उनको डेली लड़ाई करनी पड़ रही है। और अमाउंट ऑफ वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास प्रॉपर रोड्स रेल का डेवलपमेंट है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंटली और इजी वे में कोई जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, ये भी डेवलपमेंट का एक बेस होता है। तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट है तो वो डेवलप इकोनॉमी के फॉर्म में ही जानी जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलप इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज हाई रैंक में होती है, किसमें, HDI में। HDI कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक। अ कंट्री डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका स्टैंडर्ड है, किस तरीके से किसी देश को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। द कंट्री विच आर नॉट डेवलप्ड येट बट आर पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बिकम मोर एडवांस इकोनॉमीज आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड एक्सेट्रा। वो देश जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन डेवलप होने के रास्ते पर चल चुके हैं, ऐसे देशों को हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया का। आपसे पूछा जाए इंडिया किस तरह की कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और कौन कौन सी है, इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड, ये सब डेवलपिंग कंट्री में आती है, ठीक है। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्री इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनमें किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। वहां से शिफ्टिंग हो रही है, कहां से, प्राइमरी से आप किधर जा रहे हो, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर। और टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर बेस्ड चीजें कम और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा जाना, यही आपका डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जाने का एक रास्ता होता है। इसे ध्यान रखिएगा। लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता है वो डेवलप कंट्री में क्या होता है, मेनली इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, शिफ्टिंग हो रही होती है। किधर से, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है कि शिफ्टिंग हो रही है, लोग अब एग्रीकल्चर कम और दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। थ्रू द पर कैपिटा इनकम इज रिलेटिवली लो in the developing country but it is gradually rising owing to improvement in the national income of the country। किसी भी डेवलपिंग कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन वो दिन ब दिन इंक्रीज कर रही होती है, इंप्रूव कर रही होती है, और वो नेशनल इनकम, जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसको भी इंप्रूव करती है। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई नहीं होती, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर रही है, राइज कर रही है, और जो नेशनल इनकम के इंप्रूवमेंट में क्या करती है, मदद करती है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। लीस्ट डेवलप कंट्री। लीस्ट डेवलप कंट्री कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन द कंट्री हैविंग लोएस्ट इंडिकेटर और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द लोएस्ट HDI रेटिंग आर कॉल्ड
लीस्ट डेवलप कंट्री। लीस्ट डेवलप कंट्री वो होती है जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत नीचे रखा जाता है ना। और यूएन के अकॉर्डिंग जिनके पास लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, जहां पर खाने पीने के लिए लोगों को डेली स्ट्रगल करना पड़ता है बेसिक चीजों के लिए, वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। अंडर डेवलप कंट्रीज आर मार्क बाय हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा होती है, और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर, खाने पीने का स्तर बहुत लो होता है, खाने पीने में लोग कुछ नहीं मिल पाता है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या का जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है बल्कि अनइक्वल होता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पर लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं, और टेक्नोलॉजी में बैकवर्डनेस होती है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं होते हैं बल्कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। तो किसी भी लीस्ट डेवलप कंट्री की पहचान क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा दबाव, है ना, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जानकारी ना होना, बैकवर्डनेस बहुत होना, ये सब क्या है? ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज की पहचान है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज वो होती हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज आप देखेंगे उनमें आपको बहुत सारी लीस्ट डेवलप कंट्रीज मिलेंगी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया किस तरीके से वो सारी कंट्रियां हैं जो आपका डेवलप, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। ग्लोबल रिलेशन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ रिलेशन होता है, तो दूसरे देशों में क्या चल रहा है मामला, दूसरे देशों के साथ किस तरीके से उनका संबंध है, उसके आधार पर इकोनॉमी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज और ओपन इकोनॉमी जो होते हैं, इकोनॉमी का टाइप होता है ग्लोबल रिलेशन के बेस पर। किस पे? ग्लोबल, मतलब आसपास के देशों के साथ जो रिलेशन है उसके आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी, इकोनॉमी इज सेड टू बी क्लोज। पेपर में कई बार आया है कि कोई क्लोज इकोनॉमी की पहचान क्या होती है। इकोनॉमी इज सेड टू बी क्लोज इफ इट हैज नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर कंट्रीज और अदर इकोनॉमीज, है ना। अगर आपके देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है तो आपकी इकोनॉमी कैसी है? क्लोज इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी द कंज्यूमर गेट एवरीथिंग विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट एक्ट एज द आर्बिट्रेटर, आर्टिकुलेटर एंड फैसिलिटेटर्स व्हाइल प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे सारा का सारा काम आपको देश की सीमा में रहकर करना होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है? क्लोज इकोनॉमी, है ना। कोई भी इकोनॉमी क्लोज कब कहलाएगी? इट हैज नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर इकोनॉमीज। अदर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आदान प्रदान बंद है, आयात निर्यात बंद है, तो भैया क्या होगा? कुछ नहीं, आपकी इकोनॉमी कैसी कहलाएगी? क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ओपन इकोनॉमी क्या होती है? चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। गवर्नमेंट पुट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थ्रू द टैरिफ ड्यूटीज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और गवर्नमेंट क्या करती है? रिस्ट्रिक्शन लगाती है टैरिफ ड्यूटी के थ्रू इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। इतना महंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कि लोग कर ही नहीं पाते। ठीक। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन इफ इट्स हैज ट्रेड रिलेशन विद अदर इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी ओपन तब कहलाती है जब वो दूसरी इकोनॉमी के साथ ट्रेड के रिलेशन में है, व्यापार के संबंध। व्यापार मतलब लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इन दिस इकोनॉमी मार्केट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर्म लार्ज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, है ना। इस इकोनॉमी की पहचान क्या है? इस इकोनॉमी की पहचान है कि भैया ट्रेड रिलेशन दूसरे देशों के साथ, दूसरी इकोनॉमी के साथ होता है, और मार्केट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स।
ट्रेड के बीच में जो बाधाएं आती हैं उनको रोकने वाले जो टैरिफ या टैक्सेस लगते हैं उनसे फ्री होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर्म लार्ज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक लार्ज प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें ओके होती चलती रहती हैं। क्लोज इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है। द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ a economy is determined by the government freedom to pursue economic policies of its choice and the susceptibility of the country to international economic cycle। इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी भी देश की ओपन इकोनॉमी किस बात पर होती है कि भैया वो कितना ट्रेड बैरियर कम किया उसने, है ना, इजीली तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। जिस भी देश में जितना इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा ओपन कहलाएगी। तो ओपन इकोनॉमी सीधा पहचान, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है। क्लोज इकोनॉमी कुछ नहीं हो रहा है, सारा काम आपके देश की सीमा के अंदर है, वो क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी अनडेवलप इकोनॉमी को भी इंडिकेट करती है, इसे याद रखिएगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर आपकी कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है तो आपकी भैया इकोनॉमी हमेशा ओपन होगी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी एक डेवलपमेंट का इंडिकेशन भी होता है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बेस ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर के बेस पर, है ना। इसमें देखिए पहला सेक्टर होता है एग्रेरियन इकोनॉमी, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तीसरा होता है सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है हम कई अलग अलग फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर, है ना, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा सर्विस। ठीक है, तो सेक्टर्स के आधार पर, सर्विस सेक्टर मतलब जो 3 सेक्टर हैं उनके बेस पर इकोनॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे नंबर पर एग्रेरियन इकोनॉमी। इफ द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स that is agriculture and allied activities in the economy is 50% or more in GDP of a country, then it's said to be agrarian economy। अगर किसी देश का प्राइमरी सेक्टर का शेयर उसके जीडीपी में 50% से ज़्यादा है तो वो किस तरह की इकोनॉमी है? एग्रेरियन इकोनॉमी, जैसे अपने इंडिया की। इंडिया ट्रेडिशनली रिमेन एन एग्रेरियन इकोनॉमी सिंस इट इज लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज नोन एज dependency ratio, but recently it has shifted towards service sector from where a major part of its GDP contribute comes from। इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी में आता है क्योंकि इसकी ज्यादातर लोग इसी में ही इन्वॉल्व है, लेकिन हाल फिलहाल में ही इंडिया ने अपना जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर से करना शुरू किया है ना। जैसे हम लोग हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है? आप होटल में गए, होटल में आपको सर्विस मिली, खाना पीना खाया रहे, तो दिस इज कॉल्ड सर्विसेज, है ना। आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन में आपको जो सर्विस मिल रही है, आप बस से जा रहे हैं, बस में भी आपको सर्विस मिल रही है। सर्विस क्या होती है? सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, और जब हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी की तरफ जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी में मेजर रोल आज भी हमारा किसका चल रहा है? अभी भी एग्रीकल्चर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री हम आज भी कहते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ये एक फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो बात हो गई एग्रेरियन इकोनॉमी। पहचान क्या है इसकी? पहचान आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। किसी भी देश की इकोनॉमी एग्रेरियन होगी अगर उसका प्राइमरी सेक्टर जो है 50% या उससे ज्यादा जीडीपी में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा देश है? आपका इंडिया। चलो, ये तो बात होगी इसके बारे में। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है? कोई बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको एग्रेरियन इकोनॉमी समझ में आ गई तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी समझ में आ जाएगी। इफ द सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% और मोर शेयर ऑफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, है ना। अगर कोई भी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में 50% से भी ज्यादा, तो वो उसी तरह के इकोनॉमी को डिफाइन करता है। और अगर यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा करेगा तो वहां की इकोनॉमी कैसी कहलाएगी? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 50% या इससे ज्यादा किस में कंट्रीब्यूट करेगा भाई? जीडीपी में, ठीक है। चलो
अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। 50% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, किसमें, जीडीपी में, तो इस तरह की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक, द वेस्टर्न इकोनॉमी, ठीक है, वेस्ट कंट्रीज जितनी, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज that remain the cradle of industrialization and USA are primarily known as industrial economy, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है, हमारे वेस्टर्न नेशन जितने भी हैं, वो सब इस तरह का एग्जाम्पल है ना। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई, यूरोप से हुई, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इन सब का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। मोस्ट कंट्री बिलोंगिंग टू ब्रैकेट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, और जो भी देश जिनके यहाँ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो सब कैसे कंट्री कहलाते हैं भाई, डेवलप्ड कंट्री, याद रखिएगा, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के फॉर्म में जाने जाते हैं, इसे याद रखिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो भी ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, चाहे यूएसए हो चाहे यूके हो, सब इसमें आते हैं। चलो अब आते हैं सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी से क्या मतलब है, आई होप आप गेस कर चुके होंगे, है ना। इफ द टर्शियल सेक्टर कंट्रीब्यूट 50% और मोर टू जीडीपी ऑफ अ कंट्री देन इट इज कॉल्ड द सर्विस इकोनॉमी, है ना। अगर टर्शियरी सेक्टर, मतलब जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो अगर आपके देश की जीडीपी में 50% या इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपकी इकोनॉमी कैसे कहलाएगी, आपकी इकोनॉमी कहलाएगी सर्विस इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द आइलैंड कंट्री लाइक मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड डिपेंड ऑन टूरिज्म सेक्टर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स इनकम और जीडीपी। और जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, ये मालदीव हो गया, थाईलैंड हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करने जाते हो, यहाँ आप घूमने जाते हो। घूमने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कुछ पाने नहीं जाते हो, कुछ खरीदने, बल्कि सर्विस लेने जाते हो। वहाँ जाते हो, रहते हो होटल में, होटल में क्या मिलती है आपको, सर्विस मिलती है। तो जिन भी देशों की जीडीपी का 50% से ज्यादा टूरिज्म या सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है, वो क्या कहलाती है, सर्विस इकोनॉमी, है ना। जैसे आपके ये देश है ना, इंडिया में भी टूरिज्म को बढ़ावा अगर मिले तो इंडिया की भी सर्विस सेक्टर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इंडियन इकोनॉमी हैज ऑल्सो विटनेस अ paradigm shift from the agrarian to service sector such as is contribute around 30% to the GDP of India, है ना। अब इंडिया की जीडीपी का कितने परसेंट सर्विस सेक्टर है, 30% से ज्यादा हो चुका है, और जिस दिन ये 50% से ऊपर जाएगा इंडिया की इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी की तरफ जा रही है। तो अभी क्या है, हमें पता है कि इंडिया की इकोनॉमी किधर से किधर जा रही है, अगर पूछा जाए तो ये भूलिएगा नहीं, लगा दीजिएगा तुरंत, है ना। अक्सर आपके पेपर में ये क्वेश्चन, ये सब फैक्ट्स या ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज आती है, तो याद रखिएगा। इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग एरिया क्या है, आपका सर्विस सेक्टर है ना। ये इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या देता है, सपोर्ट, चाहे टूरिज्म की बात हो या जितनी भी चीज हो, आप सर्विस सेक्टर आसपास बहुत पाएंगे, बहुत ज्यादा ही पाएंगे, है ना। जो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। इंडस्ट्रीज तो सिर्फ आपके कोस्टल एरिया पे है, हर जगह थोड़ी ना, बाकी सब तो आप सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, चाहे इंटरनेट की हो, चाहे आपके घर पे आरओ आ रहा हो, आरओ की भी सर्विस हो रही हो, चाहे एसी हो, सब सर्विस ही मिल रही है आपको, ठीक है। एसी आप एक ही बार खरीदते हो, सर्विस हर साल कराते हो, तो सर्विस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है, इसे ध्यान रखिए। चलिए, ये तो बात होगी किसके बारे में, सर्विस इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स। अब एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर हो सकते हैं, मतलब किसी देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें कौन सा सेक्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आवर नेशंस इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर टू डिफाइन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज इन पर्टिकुलर सेक्टर। जनरली इकोनॉमीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 सेक्टर, ठीक है। किसी भी देश की जो भी इकोनॉमी है उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, और टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, दिस सेक्टर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्ट फ्रॉम द अर्थ
इट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड मटेरियल। इस तरह का जो सेक्टर है वो क्या करता है, पृथ्वी के अंदर या अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की बारे में बताता है और उनके प्रोडक्शन या उनकी चीज़ों को रॉ मटेरियल या फूड मटेरियल के फॉर्म में डेवलप करता है। इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, इसके अलावा माइनिंग भी आपका कैसा है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्वायरिंग, है ना। जब आप अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो सब किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज में। एग्रीकल्चर के अलावा माइनिंग, जमीन के अंदर से जो मिनरल्स निकालने हैं पृथ्वी के अंदर से आप, वो भी इसी में आ रहा है। फॉरेस्ट्री, जंगल के अंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिशिंग, ये सब इसी के अंदर आ रहा है। द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो कंसिडर एज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और इस तरह की चीजों को क्या करना, पैकेज करना और प्रोसेस करके आगे भेजना भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। एज एन इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन अ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गोज डाउन। और जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी डेवलप होने लगती है, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गोज डाउन। और किसी भी डेवलप कंट्री की इकोनॉमी क्या इंडिकेट करती है, उसका प्राइमरी सेक्टर का श्रिंक होना। अगर प्राइमरी सेक्टर आपका श्रिंक कर रहा है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना। व्हाट इट मीन्स, इफ द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन अ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गोज डाउन, दैट मीन्स इकोनॉमी डेवलप और अनडेवलप। तो याद रखिएगा, इकोनॉमी डेवलप करती है, इकोनॉमी गोज अप, ठीक है, याद रखिएगा। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर माइनिंग भी आती है, फॉरेस्ट्री भी आती है, फिशिंग भी आती है, क्वारिंग भी आती है। ये भी पूछा जा चुका है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है। साथ ही साथ पैकेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। ये सब मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इनको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। The secondary sector of economy refer to the production of finished good through the process of manufacturing. All manufacturing, processing and construction activities are included in these sectors. Some of activities in the sector are metallurgy, automobile manufacturing, textile production, shipbuildings, etc. Most economy in their process of development go through the middle phase, when the secondary sector becomes the largest sector of the economy in terms of production and employment, with the reduction of in importance of the primary sector. अब देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको समझिए। सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर्स की पहचान क्या होती है? सेकेंडरी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रोडक्शंस के बारे में। द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर्स। सम ऑफ द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर्स आर मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग। इसमें जो एक्टिविटीज होती है वो गाड़ियां बनाना या इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है ना। चाहे आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो, चाहे शिप बिल्डिंग हो, ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है। Most economy in their process of development go through the middle phase, where the secondary sector become the largest sector of the economy. जो भी कंट्री डेवलप होती है वो एक बार ऐसे फेज से गुजरती है जहां पर उसका सेकेंडरी सेक्टर उसके इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस होता है और वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट रेट को वहां पर बढ़ाती है। इसे ध्यान रखिएगा। ये तो बात होगी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। It is an exception where we have directly moved to development of a surface sector without first improving the manufacturing capabilities owing to high population and educated employable youth. और अगर हमें आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट करना है, सर्विस सेक्टर के बिना नहीं हो सकती है। इंडिया इज एन एक्सेप्शन। इंडिया में एक एक्सेप्शन है ना। इंडस्ट्रीज इंडिया डेवलप कर रही है, डेवलपिंग फेज में जा रही है, लेकिन उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही है। इंडिया इज एन एक्सेप्शन वेयर वी हैव डायरेक्टली मूव टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर विदाउट फर्स्ट इंप्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ओइंग टू हाई पॉपुलेशन एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयबल यूथ। इंडिया में एक एक्सेप्शन है भाई, इंडिया सेकेंडरी सेक्टर की बजाय सीधे टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रही है।
उसका बड़ा एरिया इसमें इन्वॉल्व है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम टू बूस्ट गिव इम्प्यूटस to manufacturing sector in Indian economy, which has witnessed a decline in its contribution to the GDP। और मेक इन इंडिया अपने सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्शरी सेक्टर, द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी का जो तीसरा सेक्टर होता है उसे बोलते हैं सर्विस सेक्टर। दिस सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद के लिए बना है। सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर आर रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, बैंकिंग सेक्टर। ऑल दीज सेक्टर्स आर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स ट्रांसपोर्ट, रिटेल, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म और बैंकिंग को कहा जाता है। बैंक में आप जाते हो तो क्या मिलती है? सर्विस। एंटरटेनमेंट भी क्या है? सर्विस है ना। तो सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इस वक्त इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा मदद यही कर रहा है। इन द एडवांस डेवलपमेंट इकोनॉमी द टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ऐसे इकोनॉमीज जहां पे बहुत ज्यादा एडवांस डेवलपमेंट होता है, टर्शरी सेक्टर जो होता है एक बड़ा एरिया होता है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का, है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा जनरेट हो रही है, इससे ज्यादा। समटाइम टू मोर सेक्टर, क्वांटिटरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर आर डिफाइंड सेपरेटली, इवन थ्रू दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। आगे जाकर भी हम आगे देखेंगे क्वांटिटरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर्स। ये भी सेक्टर्स जो है ये इसी का ही हिस्सा है। वो क्या है उसको देख लेते हैं कि और सर्विस सेक्टर में और भी कोई सेक्टर बन रहे हैं, उसे देखते हैं। अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। सर्विस सेक्टर का वो हिस्सा जो नॉलेज पे काम करता है वो क्या कहलाता है? क्वाटरनरी सेक्टर्स। याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर्स आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। ऐसा सेक्टर जो नॉलेज बेस पर काम करता है सर्विस का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्वाटरनरी सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर के दो हिस्से हैं, हमने बांट दी है, क्वाटरनरी और क्यूनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है? नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती है। नॉलेज बेस्ड मतलब आपने भी नॉलेज के बेस पर चीजों को आगे बढ़ाया, जैसे हमारा सेक्टर है वो भी नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। रिसर्च, डेवलपमेंट, कल्चर, इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी यही होती है, जैसे आपके बीपीओज या केपीओज होते हैं। क्या होता है? आपका सिस्टम नहीं चल रहा होता, आप फोन करते हैं, फोन के थ्रू वो आपको क्या देते हैं? सोल्यूशन देते हैं। तो वो क्या है? वो सर्विस सेक्टर है। लेकिन कौन सा सर्विस सेक्टर है? क्वाटरनरी सर्विस सेक्टर। तो आप देख रहे हैं आसपास सर्विस सेक्टर्स भी सब क्लासिफिकेशंस होते जा रहे हैं। तो जहां पर आपको नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज मिलती है वो क्वाटरनरी है। और क्यूनरी में क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी इन विच हाई लेवल ऑफ डिसीजंस आर मेड बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव इन गवर्नमेंट, इन हेल्थ, इन एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये वो लेवल है जिसमें हाई लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं सर्विस सेक्टर्स के, वो कहलाता है क्यूनरी सेक्टर्स। जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव इन गवर्नमेंट, जो फैसले लेकर चीजों को इम्प्लीमेंट कराते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई हमारे इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन की। इसमें हमने जाना कि इकोनॉमी क्या है, इसके टाइप, इसकी चीजों, है ना, अलग अलग तरीके की इकोनॉमी, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, उन सबको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और कोशिश की है कि जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही सब चीजें बताई हैं। थैंक यू सो मच।